दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेरा पे। आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। ये 1857 किसी भी एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको अगर आपने समझ लिया तो इसमें से एक या दो क्वेश्चन एकदम ही इम्पोर्टेंट रूप से एमसीक्यू में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसको समझने से पहले इसको हम क्या क्या इसमें पढ़ना है देख लेते हैं। तो 1857 की क्रांति का हम स्वरूप देखेंगे कि इसका कैसा स्वरूप है, कारण समझेंगे, फिर प्रारंभ इसका समझेंगे और कहाँ तक ये फैला था इसका विस्तार समझेंगे, और 1857 के असफलता के कारण को समझेंगे और इसका क्या परिणाम निकला इसके बारे में हम देखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसको पढ़ने से पहले इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 की इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। तो पॉइंट में क्या है दोस्तों, तो उस समय कौन कौन से महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं उनको पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। जब 1857 की क्रांति चल रही थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाल्मस्टन। ब्रिटेन के कौन प्रधानमंत्री थे? लॉर्ड पाल्मस्टन, जो लिबरल पार्टी से संबंधित थे। इनका दूसरा नाम था हैरी जॉन टेम्पल। और उसी समय 1857 की क्रांति के समय रानी विक्टोरिया थी इंग्लैंड की। कौन थी? रानी विक्टोरिया थी इंग्लैंड की। और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और भारत के मुगल सम्राट 1857 की क्रांति के समय भारत के जो मुगल सम्राट थे वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय विद्रोह दबाने वाले। जब 1857 की क्रांति हुई उस समय एक सेनापति को नियुक्त किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ब्रिटिशर्स ने सेनापति को नियुक्त किया, उनका जो नाम था कैंपेवेल नाम था। क्या नाम था दोस्तों? कैंपेवेल। विद्रोह का प्रतीक जब 1857 की क्रांति जब इसका बिगुल बजा, उसका प्रतीक जो बनाया गया था वो था कमल और रोटी। 1857 का जो क्रांति हुआ उसका स्वरूप कैसा था और कारण क्या हुआ कि 1857 करना पड़ा, क्रांति करनी पड़ी, फिर इसका प्रारंभ क्या था और विस्तार कहाँ तक हुआ था और असफलता के इसके कारण क्या थे और परिणाम क्या थे, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्वरूप को हम देखते हैं। तो क्रांति के स्वरूप को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। इसके स्वरूप को लेकर इतिहासकारों में बहुत ही मतभेद है कि क्या इसे क्रांति कहा जाए। कोई इतिहासकार कहता है कि क्या इसे क्रांति कहा जाए, क्या इसे विद्रोह कहा जाए, या स्वतंत्रता संग्राम कहा जाए, या स्वतंत्रता संग्राम कहा जाए, क्या इसे केवल सैनिक विद्रोह कहा जाए, या ब्रिटिश इतिहासकार। अब इसमें इंडियन इतिहासकार और ब्रिटिश इतिहासकार में ये मतभेद है कि ब्रिटिश इतिहासकार केवल सैनिक विद्रोह का संज्ञा देते हैं, केवल सैनिक विद्रोह का संज्ञा देते हैं, या हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र का स्वरूप देते हैं, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र का स्वरूप देते हैं कि ये 1857 क्रांति हुई, या छुटपुट विद्रोह को बताते हैं। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ये बताया गया है। पर भारतीय इतिहासकार जो बताते हैं ये कहते हैं कि 1857 की क्रांति एक महान क्रांति है, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और ये राष्ट्रीय आंदोलन है। तो इन इतिहासकारों में ये मतभेद तो है, जो हम जिन 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 इतिहासकारों ने जैसा जैसा इसको स्वरूप का नाम दिया है उसको हम अगले या नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको नाम के साथ बताएंगे। तो अब हम दूसरा देखते हैं इसका कारण। तो 1857 क्रांति होने से पहले, इसको होने से पहले देश में बहुत ही अव्यवस्था फैल गई थी। अंग्रेजों के आने के कारण यहाँ पे इतने प्रॉब्लम क्रिएट हो गए थे और लोगों में आक्रोश फैल गया था कि इतना ज्यादा हो गया था कि जैसे समझिए कि एक मटके में भरते हुए आक्रोश जैसे जैसे भरता गया और ये फटा 1857 की क्रांति के रूप में। तो इसमें महत्वपूर्ण जो कारण है 1857 की क्रांति में, तो सबसे पहला जो कारण था राजनीतिक कारण, दूसरा कारण था आर्थिक कारण, फिर सामाजिक एवं धार्मिक कारण, फिर सैनिक कारण था और तत्कालिक कारण। ये महत्वपूर्ण कारण है जो 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। तो अब हम देखते हैं राजनीतिक कारण। कौन सा देखते हैं दोस्तों? राजनीतिक कारण। तो कारण में आखिर ये कदम उठाया क्यों गया? तो आखिर ये कदम उठाया क्यों गया? तो राजनीतिक कारण इसका पहलू है। तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तारवादी नीति, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में आकर अपना विस्तार कर रही थी, वो अपने अपने आप को पूरे भारत में फैलाना चाह रही थी। इसके लिए यहाँ के जो लोकल के लोग थे, जो राजा थे, तो वो इनका बहुत ही विरोध कर रहे थे और इनसे जंग छुटपुट लड़ाइयां भी होती थी, जिससे इनके मन में धीरे धीरे आक्रोश फैलता गया। उसके बाद व्यापकगत सिद्धांत हड़प नीति, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। व्यापकगत सिद्धांत या हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, इसमें यह था कि यह नीति डलहौजी ने इस्तेमाल किया था। इस नीति को बनाने का श्रेय डलहौजी को जाता है।
इन्होंने इसके मुताबिक मतलब इस नीति के मुताबिक अगर किसी रियासत या क्षेत्र के शासक का मौत बिना उसके उत्तराधिकारी के हो जाती है, यानी कोई शासक या उत्तर शासक है, अगर उसका खुद का बेटा नहीं है, तो वो क्या करते थे अंग्रेज कि वो जब वो मर जाता था तो अपने आप में ले लेते, यानी अपने अधीन में उसका पूरा शासन व्यवस्था अपने अधीन में ले लेते और पूरा राजपाट वो खुद देखते थे। तो इसलिए इसमें सबसे ज्यादा वो जो दिक्कत इनको देश के लोकल लोगों को हुआ, तो ये व्यावगत सिद्धांत का हड़प नीति था। अपने आप ब्रिटिश इंडिया के अधीन हो जाती थी वो रियासत। उसके बाद देखते हैं राजनीतिक कारण में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का विस्तारवादी नीति, व्यावगत सिद्धांत, हड़प नीति, ये हमने देख लिया। ब्रिटिश नीतियों का विस्तार, ये जैसे जैसे अपने फैल रहे थे वो अपना नीतियों का भी विस्तार कर रहे थे, जिसमें ब्रिटिश शासन ने भारत में नवाबों और जमींदारों का सत्ता छीन लिया था। ठीक, उसके बाद ब्रिटिश इंडिया के कस्मों और झूठे वादे। ब्रिटिश इंडिया ये इन लोगों से झूठे झूठे कस्में करते थे और वादे करते थे और बाद में उसको तोड़ देते थे। ये रहा कारण। और इसके बाद हम देख आर्थिक कारण में, जो हम राजनीतिक कारण देख लिए, अब दूसरा देख रहे हैं आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में करों में वृद्धि। अब ये अंग्रेज तो थे ही और भारत के लोगों में इनका मुख्य काम था पैसा कमाना। जैसे तैसे कैसे भी इनको पैसा कमाना था और अपने देश ले जाना था, इंडिया को लूटना था, लूट कर अपने देश को ले जाना था। तो उनका सबसे ज्यादा हथियार था करों में वृद्धि। तो ये क्या करते थे, कोई भी छोटा से छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, उसमें कर जरूर लगाते थे और करों में इतना वृद्धि कर देते थे कि भारत का जो पैसा था वो यहाँ से विदेश यानी इंग्लैंड में चला जाता था। तो उद्योगों का पतन, और इन्होंने क्या किया, यहाँ के कुटीर उद्योग, जो हथकरघा उद्योग को बंद करके ये अपना फैक्ट्रियां लगा देते थे, जिनके कारण यहाँ के उद्योगों का पतन होने लगा। उद्योगों के पतन के कारण आर्थिक कारण का ये मुख्य कारण रहा। फिर कृषि नुकसान, अंग्रेजों ने अपने अधीन तो सत्ता ले लिए थे, बट ये कृषि और पशुपालन में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, जिनका बस अपना कैसे भी करके पैसा कमाना था, वो अपने लिए खेती करवाते थे और इनका कोई मतलब लेना ही देना नहीं था, बस पैसा कमाना और लोगों के साथ अत्याचार करना। फिर अकाल, जब भारत में पहले बहुत ही ज्यादा अकाल आती रहती थी, तो इस स्थिति में भी करों का बोझ दे देते थे। अकाल आए चाहे कुछ भी आए, आपको कर देना है तो देना है। उसके बाद नील की खेती तो खेती बाड़ी ही बर्बाद कर देती, जहाँ नील की खेती होती थी वहां का उर्वरक क्षमता एकदम खराब हो जाता था। तो ये आर्थिक कारण रहा हमारे देश के लिए। तो ये 1857 की क्रांति का मुख्य कारण रहा, आर्थिक कारण। अब देखते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण। तो सामाजिक कारण में सामाजिक नीतियों को बदलने का प्रयास किया। ये अपने देश से आए और हमारे देश में अपने देश के सामाजिक नीतियों को बदलने का प्रयास किया गया। फिर सती प्रथा, जैसे सती प्रथा बेंटिंग के द्वारा हटाया गया, तो इनमें जो रूढ़िवादी लोग थे जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, इन्होंने क्या किया, कानून लाके बंद कर दिया। तो रूढ़िवादी जो भारतीयों में आक्रोश आ गया, जो पहले से परंपरागत और अपने पाठ पूजा करने वाले लोग थे, तो इनको क्या हुआ, बहुत ही बुरा लगा और इनको आक्रोश इनके अंदर बैठ गया कि इनको किसी न किसी तरह भगाना है यहाँ से। फिर 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों का एंट्री हो गया देश में, तो इसका भी बहुत ही ज्यादा विरोध किया गया भारत के लोगों द्वारा। तो ये भी महत्वपूर्ण कारण थे 1857 की क्रांति के लिए। उसके बाद आता है सैनिक कारण। तो सैनिक कारण जो है 1857 क्रांति का मुख्य कारण, सैनिक कारण जो है वो ब्रिटिश द्वारा सैनिक अनुपात 5:1 था, यानी भारतीयों सैनिक पर एक ब्रिटिश सैनिक स्थापित है। यानी भारतीयों की संख्या तो ज्यादा थी, पर भारतीयों की संख्या सैनिकों में ज्यादा थी, फिर भी उनके साथ भेदभाव रखा जाता था। वेतन में वेतन में, प्रमोशन में, रहन सहन में भेदभाव ही किया जाता था उनके साथ, और इनके द्वारा भी इतना ज्यादा उनको नीचा देखा जाता था कि इनके मन में आक्रोश फैलता ही गया। इससे इससे इनके मन में आक्रोश आने लगा और इससे इनके मन में आक्रोश था, जो ये भेदभाव करते थे इससे भी इनके मन में क्या था, आक्रोश था। भारतीय सैनिक समुद्र पार लड़ाई पर जाना, समुद्र पर पार जाना अछूत होने के समान था। भारतीय सैनिक समुद्र पार लड़ाई पर जाना, यानी समुद्र पार जाना अछूत होने के समान था। सैनिकों को जो ये परंपरा थी उस समय कि जो भी समुद्र के पार जाएगा वो क्या होगा, अछूत होगा, वो परंपरा थी। तो इस परंपरा के लिए भी वहां के जो भारत के जो ब्रिटिश में जो भर्ती हुए थे सेना, भारत के मानने से इनकार कर देते, पर फिर भी ये क्या करते थे, ब्रिटिश सेना इनको जबरदस्ती लेके जाते थे। तो इसके बदले में इनको क्या हुआ, आक्रोश हुआ और ये 1857 क्रांति में के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। फिर दाढ़ी मूछ, यानी भारत में कई ऐसे संप्रदाय थे, भारत में कई ऐसे संप्रदाय होते थे जो दाढ़ी मूछ रखना शान, परंपरा और संस्कृति और मजहब के रूप में भी दाढ़ी मूछ रखा जाता था। पर ये ब्रिटिश सेना में भर्ती होने पर इन्हें मुड़वाना पड़ता था, इसलिए इनके दिल में थोड़ा बहुत इसके भी आक्रोश था। 1854 डाक अधिनियम। 1854 डाक अधिनियम ये रहा, भारत के लोग जब सेना में भर्ती हुए थे तब वो अपने घर पे डाक से अपने परिवारजनों में खत भेजा करते थे। पर ये 1854 डाक अधिनियम आकर
ये इसे बंद करा दिया गया। इसके बाद इससे भी इनके मन में आक्रोश फैला। फिर अवध क्षेत्र 1856 में मिला लिया गया। अवध क्षेत्र के जो नवाब थे वो 1856 में कुशासन का झूठा इल्जाम लगाकर अपने क्षेत्र में अवध क्षेत्र के लोग ब्रिटिश सेना में सबसे ज्यादा थे, तो उनके मन में यह था कि हम लोग सबसे ज्यादा हैं और हमारे ही क्षेत्र में अंग्रेजों ने अपने अंदर हमारे ही क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने अंदर कर लिया है और हमारे राजा को कुशासन के नाम पे हटा दिया है। तो ये भारतीय लोग जो ब्रिटिश सैनिक बने हुए थे, तो इन सब चीजों से इनके मन में आक्रोश ज्यादा से ज्यादा फैलता ही चला गया। उसके बाद अब हम देखते हैं तात्कालिक कारण। 1857 की क्रांति का वो तात्कालिक कारण, जैसे कि हम बता रहे हैं कि उनके मन में पहले से तो आग तो जल ही रही थी, आग जल रही थी, बस इसको भड़काना था। और भड़काने का सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया गया वो था एनफील्ड राइफल का जो कारतूस जो बन के आया था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। राउंड बेस बंदूक ये 1856 के दिसंबर में सेना से हटाया गया और एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1856 में लाया गया और जनवरी 1857 में खबर पूरे उत्तर भारत में धीरे धीरे फैल गई। एनफील्ड राइफल नई नई आई थी। इस राइफल के कारतूस को बंदूक में लोड करने से पहले उन्हें काटना पड़ता था। ये जो राइफल था, इसका जो कारतूस था, इसको बंदूक में लोड करने से पहले इसके कारतूस को काटना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। इसकी गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, जिससे मुस्लिम और हिंदू दोनों सैनिकों में आक्रोश फैल गई। ये क्या हुआ, ये पहले से तो आग जल रही थी और इस आग को भड़काने का काम किया ये कारतूस चर्बी पर। तो ये रहा तात्कालिक कारण। तो हमने राजनीतिक कारण देख लिया, आर्थिक कारण देख लिया, सामाजिक कारण देख लिया, सैनिक में जो आक्रोश था वो देख लिया और तात्कालिक कारण भी देख लिया। अब देख 1857 क्रांति प्रारंभ कैसे होती है और इसका क्या सिनेरियो रहा। तो वेस्ट बंगाल जनवरी 1857 यानी वेस्ट बंगाल की दमदम में यह बात सबसे पहले फैली गई कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है। चर्बीदार कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद ये खबर जनवरी के बाद फरवरी में बहरामपुर तक फैल गई। फरवरी 1857 में बहरामपुर तक फैली। उसके बाद ये खबर 29 मार्च 1857 में बैरकपुर गई। 29 मार्च 1857 बैरकपुर, ये इंपॉर्टेंट है। बैरकपुर 29 मार्च 1857 के बैरकपुर में ही 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने चर्बीदार बंदूक को चलाने से मना कर दिया। क्या किया, चर्बीदार बंदूक को चलाने से मना कर दिया और दो अंग्रेज अधिकारियों को जान से मार दिया। पहला है लेफ्टिनेंट कार्क और दूसरे सार्जेंट ह्यूसन। दूसरे कौन अंग्रेज थे, सार्जेंट ह्यूसन। तो पहला लेफ्टिनेंट बाग और दूसरे सार्जेंट ह्यूसन को मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को मार गिराया। किसके चक्कर में, चर्बीदार बंदूक को न चलाने के चक्कर में। तो फिर क्या हुआ, परिणाम इसका यह हुआ कि अंग्रेजों ने मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी। अब जैसे ही 8 अप्रैल को फांसी दी तो ये भी बात और तेजी से फैलने लगी। उसके बाद 1857 क्रांति में जो प्रारंभ तो हमने देख लिया, अब इसका विस्तार कैसे होता है। तो वास्तविक रूप से प्रारंभ हम यही से मानते हैं, जो 10 मई से, ठीक, वो तो आग तो फैल गया प्रारंभ में, पर विस्तार और प्रारंभ एक ही रूप में यहाँ पे हम इसको देखते हैं। वास्तविक रूप से विस्तार या प्रारंभ, इसको वास्तविक रूप से प्रारंभ भी कहते हैं। तो 10 मई 1857 में मेरठ की जो सेना थी 10 मई 1857 वो आग बबूला हो गई। ठीक, उन्होंने क्या किया कि मेरठ में जो शस्त्रागार था उसको लूटा और वहां से सेना जो बंदी सेना थी उनको छुड़ाया और छुड़ाने के बाद 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। फिर मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय से जाकर मिले और उनसे कहा कि आप इसका नेतृत्व करिए। पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय मान गए, पर वो उस समय बहुत ही बूढ़े थे। तो वास्तविक नेतृत्व जो किया दिल्ली का, वास्तविक जो नेतृत्व किए वो सेनापति बख्त खां थे। सेनापति कौन थे, सेनापति बख्त खां, जिन्होंने दिल्ली का वास्तविक नेतृत्व किया और जंग में लड़ाई लड़ी। 1857 के अंत से पहले ही अंग्रेज सैनिकों के इस अभियान को अंत कर दिया, पर यह इतना आसान नहीं था। अंत तो कर दिया पर इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये बात धीरे धीरे बड़े बड़े शहरों में, धीरे धीरे उत्तर भारत, मध्य भारत में फैलती गई और हर जगह विद्रोह होना स्टार्ट हो गया। तो यह विद्रोह लगभग भारत के प्रमुख जगह फैल चुका था। यह विद्रोह क्या हुआ, भारत के लगभग प्रमुख जगह फैल चुका था।
तो एक नज़र भारत के मैप पर देखते हैं। जो ये विद्रोह था लगभग पूरे भारत में प्रमुख जगह पर, पूरे भारत में तो नहीं फैला था, भारत के प्रमुख जगह फैल चुका था। तो एक नज़र भारत के मैप पर देखते हैं। उस समय भारत में पूरा बांग्लादेश और पाकिस्तान का क्षेत्र था। जब 1857 में क्रांति हुई तो भारत के अंडर में पूरा ये बांग्लादेश है, ये पूरा ये बांग्लादेश भारत में ही था। ठीक। और ये पाकिस्तान में भी क्या था, भारत में ही था। ठीक। बंगाल में एक दमदम जगह है यहाँ पे। ठीक। दमदम में यहाँ पे आया। फिर ये फैलते हुए बहरामपुर गया। यहाँ पे बहरामपुर आया। फिर बैरकपुर में, फिर ये मेरठ चला गया। बैरकपुर में यहाँ पे मेरठ में आ गया। ठीक। और उसके बाद ये यहाँ से सेना कूच की दिल्ली में। तो ऐसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे ये करते करते ये मेरठ से होते हुए दिल्ली तक पहुंच गया। ठीक है, ये सेना पहुंच गया और ये बात फैलते फैलते वहां तक पहुंच गए। ठीक। इसके बाद विभिन्न क्षेत्र में फैला, जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, कोटा, हरियाणा, बिहार, पटना, जगदीशपुर आदि जगहों पर ये फैल गया। इस जगह पर किसने नेतृत्व किया और किसने इसका दबाया, उसको हम इस चार्ट पे देखते हैं। तो दिल्ली में जब ये गए तो बहादुर शाह द्वितीय थे और इनसे जो दिल्ली में जब विद्रोह हुआ तो बहादुर शाह द्वितीय के अंतर्गत हुआ, जो बख्त खां इसको लीड कर रहे थे। तो हडसन और निकोलसन दो सेनापति थे, ये गए उस विद्रोह को दबाने के लिए, जिसमें हडसन की मृत्यु हो जाती है, जिसमें हडसन मारा जाता है। ठीक। और 1862 में रंगून में मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह जफर की रंगून में मृत्यु हो जाती है। ठीक। और इसके बाद लखनऊ, अब लखनऊ में विद्रोह फैला तो बेगम हजरत महल इसको लीड करे थे। लखनऊ का विद्रोह को कौन लीड कर रहा था, बेगम हजरत महल। और इसको दबाने का काम किया कैंपेबेल ने। इसको कौन दबाया, जो प्रमुख सेनापति था कैंपेबेल, इसने दबाया और नेपाल चले गए। जो बेगम हजरत महल थी, जब विद्रोह को दबाया गया तो बेगम हजरत महल नेपाल चले गए। फिर कानपुर में जब विद्रोह फैला तो नाना साहब ने वहां पे, नाना साहब लीड करे थे, जिनका एक्चुअल नाम धोंदू पंत था। नाना साहब का एक्चुअल नाम क्या है, धोंदू पंत है। और इसको भी कैंपेबेल ने ही दबाया था। ठीक। और बाजीराव के दत्तक पुत्र जो नाना साहब हैं, वो बाजीराव के दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र थे। अब आज ये ग्वालियर, और ग्वालियर में तांत्या टोपे थे, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ग्वालियर में जो थे तांत्या टोपे, इनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग है। और इनका इनसे क्या हुआ, इनके जो घोर मित्र थे मान सिंह ने क्या किया, इनके साथ विश्वासघात किया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी। फिर आती है झांसी लक्ष्मी बाई, यानी झांसी में जो जो विद्रोह हुआ वो उसको लीड करने वाली थी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली है। ठीक। तो इसको सर ह्यूरोज ने दबाया। सर ह्यूरोज ने ही कहा था कि पूरे जो 1857 के जंग में एक ही मर्द था जो थी लक्ष्मीबाई रानी। ये सर ह्यूरोज का कमेंट है। उसके बाद जो झांसी लक्ष्मीबाई गंगा राव की विधवा थी। किनकी विधवा थी, गंगा राव की विधवा थी। और इनके दत्तक पुत्र थे दामोदर राव। इनके दत्तक पुत्र कौन थे, दामोदर राव। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। इनका नाम था दामोदर राव। तो उसके बाद जगदीशपुर बिहार में एक जगह है जगदीशपुर, यानी पूरे बिहार, ये सबसे अच्छा जो लीड किया 1857 की क्रांति को, और बहुत जगह इन्होंने सर्वाधिक विजय भी प्राप्त की। तो इनका जो नाम है बाबू कुंवर सिंह, ये बिहार के जगदीशपुर के रहने वाले थे। ठीक। ये न कि बिहार में, ये यूपी में भी जाकर ये अंग्रेजों से लोहा लेते थे। ठीक। तो इनका नाम है बाबू कुंवर सिंह और ये सर्वाधिक विजय दर्ज की 1857 की क्रांति में। बिहार में पटना में पीर अली जो एक पुस्तक विक्रेता थे, ये भी 1857 के विद्रोह में भाग लिए। और इसके बाद इलाहाबाद में थे लियाकत अली। इलाहाबाद के विद्रोह को लियाकत अली लीड कर रहे थे, जिनको जनरल नील ने दबाने वाला था, जनरल नील। ठीक। उसके बाद बरेली में आ जाइए तो बरेली में खान बहादुर खान, बरेली में जो विद्रोह को लीड कर रहे थे उनका नाम था खान बहादुर खान। और इसको भी जो दबाया वो थे कैंपेबेल। फिर गोरखपुर में आ जाइए तो गोरखपुर में थे गजाधर सिंह, मथुरा में थे देवी सिंह, और राजस्थान में जयदाल और हरदयाल दो भाई थे जो राजस्थान में 1857 के विद्रोह को लीड कर रहे थे। अब आ जाइए फैजाबाद, तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। ये ऐसे विद्रोही थे मौलवी अहमदुल्ला, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने इनाम रखा था। फैजाबाद के मौलवी अब्दुल्ला ये ऐसे
ये विद्रोही थे जिन पे अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा इनाम रखा था। इन्होंने अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा परेशान इन्होंने ही किया था, मौलवी अहमदुल्ला। ये क्वेश्चन में आता है कि 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा अंग्रेजों को किसी ने परेशान किया तो कौन किया? तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला। तो बाकी जो असफलता के कारण और परिणाम हम दूसरे स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो और पसंद आ रहा हो तो कृपया करके हमें सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें और हमें बताएं कि हम आगे कैसे वीडियो बनाएं और इसमें क्या हम सुधार कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है अपना ख्याल करिए और लाइक शेयर प्लीज करते रहिए। थैंक यू।